बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की फ़िज़िक्स के रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। इसमें से स्टूडेंट 3 आज करेंगे और बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये स्लो और 2-3 न्यूमेरिकल्स करके बेटे इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपको साइंटिफिक नोटेशन का और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो भी साइंटिफिक में हो तो स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड है तो साइंटिफिक में, इसकी कन्वर्जेंस ताकि जो है वो आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि ये आपके पास फिज़िक्स में भी बहुत हेल्पफुल है और आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो लॉगरिथम का चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने आज के लेसन की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 से चैप्टर नंबर 1 के। और स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है, री राइट द फॉलोइंग्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जा रही हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी वैल्यू को नोट करने के लिए ये होती है कि आप अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें और स्टैंडर्ड यूनिट में भी लिखें। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकंड। और इसी तरह से थर्ड वन जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अक्सर अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, मैस। मैस का यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड केजी। अब कई दफ़ा बच्चे समझते हैं कि जी मीटर अगर हमारे पास लेंथ का है तो ग्राम मैस का होगा, लेकिन मैस का क्या है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड किलोग्राम। तो ये हमने बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ी थी, वहाँ पर आपको आपके ये बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स के बारे में बताया गया था। तो आपने वहीं पर इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को अपने माइंड में हमेशा के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी हमने हमेशा अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और फिर आंसर भी स्टैंडर्ड में बताना होता है। तो इसलिए वो आपको ज़ुबानी जो है वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम दो चीज़ों को फोकस में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही सेम है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने दो बातें बता दी स्टूडेंट, क्या हम साइंटिफिक में भी लिखेंगे और स्टैंडर्ड यूनिट में भी लिखेंगे। सो लेट्स कम ऑन। पार्ट नंबर ए इज 1168 इंटू 10 रेज टू पावर -27। साथ यूनिट तो नहीं है, तो इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड यूनिट में लाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये वैल्यू मैथ की है, लेंथ की है या किसी और चीज़ की। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड करके लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में तो ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है बेटे कि आपने अपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद रखना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब वो डेसिमल हमेशा जिस वैल्यू में ना हो उसके लास्ट या एंड पर होता है। और हमने शिफ्ट कहाँ करना होता है इसको? हमेशा हमने इसको बेटे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद मूव करवाना, वहाँ पर प्लेस करवाना है, मूव करवा के। अच्छा, अब इसको हम मूव करवाते हैं जी 1 2 एंड 3। और ये बात मैंने कल भी बताई थी कि अगर हम वैल्यू को इस डायरेक्शन में मूव करवाएं तो हम पॉजिटिव पावर लेते हैं, और अगर इस डायरेक्शन में करवाएं तो नेगेटिव पावर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट इसकी बनेगी 1.168। अब ये जो 3 पॉइंट आपने शिफ्ट किए हैं उसके लिए भी 10 रेज टू पावर 3 लिखें, और जो 10 रेज टू पावर -27 थी वो एज इट इज रहेगी। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे? इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 3 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करके साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1.168 इंटू 10 रेज टू पावर -24। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पर शिफ्ट करते हैं। अब आपने मुझे साथ साथ बताते रहना स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में है वैल्यू? जी बिल्कुल है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, क्या डेसिमल पॉइंट है वैल्यू के अंदर? नहीं है। तो फिर कहां पर होगा? जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो कहां पर होता है स्टूडेंट्स? हमेशा लास्ट पर होगा। एग्जैक्टली। अगर यहां पर है तो हमने कहां लेकर जाना है इसको? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? 3। तो हम इसको शिफ्ट करवाएंगे इस डायरेक्शन में, और ये वैल्यू हमारी पास बनेगी 3.2 10 रेज टू पावर।
अब ये जो प्लेसिंग करवाई है आपने उसकी पावर लिखें पहले। एक तो डायरेक्शन पॉजिटिव, सेकेंडली कितने हाउस मूव किए हैं, कितने डिजिट्स मूव किए हैं 1, तो पावर 1। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, ये बनेगा 3.2 10⁻⁶। तो ये आपका सेकंड आंसर। अब ये बाकी आपको आ जाने चाहिए जितनी हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर सी क्या है स्टूडेंट? पार्ट नंबर सी में देखें अब दो चीज़ें, साइंटिफिक नोटेशन भी है और नई चीज़ क्या आई है, यूनिट। यूनिट ये स्टैंडर्ड है या नहीं? स्टैंडर्ड है। हम चाहें तो इसको किलोग्राम में ही रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और ज़्यादा स्मॉल वैल्यू पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अगर कंसिडर करना चाहें तो ये सपोज कर सकते हैं जी कि किलो यहाँ पर प्रीफिक्स है, हम तो प्रीफिक्स को भी स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे डेसिमल शिफ्टिंग करते हैं। डेसिमल इस वक्त यहाँ पर है और कितने हाउस या कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा 2, तो ये स्टूडेंट वैल्यू बनेगी 7.25 10⁻, राइट साइड की तरफ मूव किया तो 1 और 2, और जो ऑलरेडी मेंशन थी पावर वो 10⁻⁻5। तो स्टूडेंट इसका आंसर पावर्स को ऐड करने के बाद बनेगा 7.25 इंटू 10⁻2 - 3 और किलोग्राम। लेकिन अगर आपसे ये वैल्यू ग्राम में आ जाए, एमसीक्यूज के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने आंसर में ग्राम दिया हो, किलोग्राम दिया ही ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटे, ये आंसर भी अपनी जगह ठीक है स्टैंडर्ड नोटेशन में, लेकिन हम चाहें तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, किलो की प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे। 7.25 10⁻³ ऑलरेडी गिवन है, और ये जो k है इसके प्रीफिक्स में वैल्यू होती है +3, तो +3 - 3 कैंसिल और आंसर आएगा 7.25 ग्राम। तो अब ये याद रखिएगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। क्लियर हो गया बेटे? पार्ट नंबर डी पर आते हैं। पार्ट नंबर डी में 10⁻⁻8 यूनिट नहीं है, साइंटिफिक तो है, लेकिन क्या साइंटिफिक के अंदर भी जो डेसिमल है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद है? बिल्कुल नहीं। तो बेटे यहाँ पर देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर प्लेस है लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये तो डाउटफुल डिजिट है 0, तो हमने इसको कहाँ लेकर जाना है? सिग्निफिकेंट के बाद। सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ये वाला 2 3 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूस डिजिट्स के अंदर। तो हम इसको लेकर आएंगे अब स्टूडेंट इस तरफ। कितने हाउस मूव किया? 1 और 2, और डायरेक्शन कौन सी है? तो साइन पावर में नेगेटिव। तो बेटे ये लिखा जाएगा 2.0 10⁻⁻2 और ऊपर वाली वैल्यू का 10⁻⁻8, और टोटल क्या आएगा? आप इसको 2.0 भी लिख सकते हैं, खाली 2 भी लिख सकते हैं। 10⁻⁻8 और -2 ऐड करेंगे तो बनेगा -10, और ये इसका आंसर। लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। अब इसमें देखिए ये वैल्यूज साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम इसको? अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखेंगे और स्टैंडर्ड यूनिट में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे किलो की प्रीफिक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर भी स्टैंडर्ड, सेकंड भी स्टैंडर्ड, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। और सेकंड्स इन अ डे, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आते हैं बेटे सबसे पहले नंबर पे, डेसिमल किसी भी वैल्यू में अगर ना हो तो कहाँ पर होगा? लास्ट पे। लेकर कहाँ जाना है? फर्स्ट के बाद 1 2 3। तो बेटा ये वैल्यू कुछ बनेगी 6.4। अब आप जीरोस को मिस कर सकते हैं। 10⁻⁻1 2 3 पावर 3 पॉजिटिव डायरेक्शन है। किलो की जगह पर 10⁻³ मीटर, आंसर क्या बनेगा? 6.4 10⁻³ और 3 6 मीटर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड भी आ चुका है यूनिट, और साइंटिफिक नोटेशन भी आ चुकी है। तो ये आपके पास आपका आंसर होगा।
बी पार्ट के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम वही वाली वैल्यू, डेसिमल कहाँ पर है, लास्ट पर, लेकर कहाँ जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू बेटे लिखी जाएगी 3.8 इंटू 10⁻⁶, और ये किलो की प्रीफिक्स क्या होती है 10⁻³ मीटर। जब इनको हम ऐड कर देंगे सेम बेस की वजह से, तो हमारे पास जो आंसर फाइनली मिलेगा वो होगा 9 मीटर। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर आंसर होगा। इसी तरह सेम, अब इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी प्रीफिक्स यूज नहीं हुई, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, तो हम सिर्फ साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नहीं नजर आ रहा तो कहां पर है, लास्ट पर है। कहां लेकर जाना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली आंसर। अच्छा, नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड्स इन अ डे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी पूछा था, उसमें हमने ये कहा था एस्टिमेट योर एज इन अ सेकंड। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में मोस्टली रिपीट हो चुका है, तो उसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। अब उसने कहा कि सेकंड्स इन अ डे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर कि यार सेकंड्स इन अ डे, आप इसको इस तरह समझ लें या ये समझ लें कि आपके एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 डे से। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एज इट इज। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। आवर, मिनट, सेकंड, तो डे से हम आवर पे, आवर से मिनट पे, और मिनट से सेकंड्स पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या बनता है स्टूडेंट, 86400 सेकंड्स। साइंटिफिक में लिखना हो तो स्टूडेंट डेसिमल को यहाँ पर 1 2 3 4 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकंड्स, ये भी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बेटे? अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने आज के लेसन के लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला होगा आपके पास लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट 2 पढ़े हमने, वर्नियर कैलिपर भी, स्क्रू गेज भी, दोनों के फार्मूला तकरीबन सेम है। लीस्ट काउंट के यूनिट्स में चेंज आ जाती है और वैल्यूज़ की रीडिंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, लेट्स सी बेटे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि हम लोग नॉर्मली जो स्क्रू गेज यूज़ करते हैं उस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं 100, लेकिन अगर आपको ऐसा स्क्रू गेज दे दिया जाए कि जिसकी सर्कुलर स्केल पर रीडिंग या नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 की बजाय 50 हों, तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? फिर उस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होगा? चेंज भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी होती है हर एक लिहाज से। तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? इसका लीस्ट काउंट बताएं क्या होता है। तो लीस्ट काउंट के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो फार्मूला, अब देखें पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। फार्मूला लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। डिवीजन्स कितनी है स्टूडेंट, 50, आंसर इसका हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर के अंदर, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर के अंदर, तो एक ख़ास तौर पर डेसिमल वैल्यू के अंदर एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ कि आफ्टर डेसिमल 0.10 ऐड कर दें तो इसका आंसर होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो बेटे ये दोनों आपके पास इसके आंसर होंगे। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इससे से आपको एक की पॉइंट भी मिलता है, और वो की पॉइंट बेटा ये है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जब आपसे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा हो किसी भी प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, या आप मैट्रिक के बाद जब अपने प्रैक्टिकल देने के लिए किसी भी सेंटर में जाएं, तो आपको वो बड़े वाले स्क्रू गेज की जगह छोटा स्क्रू गेज दे दें। अब बड़े स्क्रू गेज के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स कुछ और होती हैं, छोटे वाले पर कुछ और होती हैं, और दोनों के लीस्ट काउंट में थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है।
ठीक है। तो अगर लीस्ट काउंट में चेंज आ रहा है तो आपने अपने स्टैंडर्ड वाले को ही नोट नहीं करते रहना जो आपने बुक से याद किया था। अब आप कैलकुलेट करोगे हर डिवाइस का लीस्ट काउंट, पहले चेक करो कि उसका क्या बनता है, फिर उसका ज़ीरो एरर चेक करो, फिर उसकी कैलकुलेशन करो। तो ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं। अब बच्चे लीस्ट काउंट बुक वाला लिख देते हैं और प्रैक्टिकली लीस्ट काउंट होता कुछ और है, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आंसर ख़राब हो जाता है। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।